नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे इस क्लास में, जिसमें अब हमने शुरू किया जो पोर्शन वो है अक्टूबर और नवंबर। इसका मतलब सितंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सितंबर तक के पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको एक बात बोली थी कि भले ही हम कहने को बोलें कि सितंबर तक किया है हमने, लेकिन उसके साथ हमने आज तक की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शन के साथ उनमें डिस्कस की हैं। जैसा कि आपको आज की क्लास में पता चलेगा, तो अक्टूबर और नवंबर वाला जो सेगमेंट है उसमें भी जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान। जो लोग लगातार ही क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हर बुकलेट का हमारा पहला चैप्टर कौन सा होता है, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ और अभियान। उसी चैप्टर को कल हम शुरू कर चुके थे। आज वापस उसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या थी? कौन सा समिट? इन्वेस्ट राजस्थान समिट। जिन लोगों ने पहले से क्लासें ली हैं उनके लिए ये शब्द नया नहीं है, जबकि हम इसको अब पढ़ रहे हैं। कब? यानी कि अब अक्टूबर में। अक्टूबर में ही आयोजित हुआ ये। कब से कब? 7 और 8 अक्टूबर को। कहाँ आयोजित हुआ? तो सीतापुरा, जयपुर। उद्देश्य क्या है? नाम में ही उद्देश्य होता है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, यानी कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना। क्या थीम है इसकी? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कमिटेड, डिलीवर्ड, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, इन्वेस्ट मोर, ग्रो मोर या रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसकी थीम थी कमिटेड, डिलीवर्ड, यानी कि हम डिलीवर करने के लिए कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं कि हम काम करके देंगे, यानी कि डिलीवर करके देंगे। और ये किसकी थीम थी? इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, ये थीम तो नहीं, एक तरह से ध्येय वाक्य या उद्देश्य किसका था? तो ये किसका था? जो राजस्थान डिजी फेस्ट। अब राजस्थान डिजी फेस्ट में भी कंफ्यूजन है कि एक अब जोधपुर में भी हो गया है, उसको भी नाम राजस्थान डिजी फेस्ट ही दिया है। तो यहाँ ध्यान रखें, राजस्थान डिजी फेस्ट कहाँ हुआ था? ये जयपुर। कब से कब हुआ था? 19 और 20 अगस्त। जयपुर के कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम में। इन्वेस्ट मोर, ग्रो मोर, तो ये किसी की थीम नहीं थी। लेकिन रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये हमने कल ही पढ़ा है या एक दिन पहले हो सकता है पढ़ा होगा, जिसमें क्या था, किसकी थीम थी ये? तो जो 2022 में G20 सम्मेलन हुआ, G20 2022, कौन सा शिखर सम्मेलन? कहाँ हुआ 2022 का शिखर सम्मेलन? तो ये हुआ इंडोनेशिया के बाली में। कल या परसों की क्लास में मैंने इसको बताया था और सुजस वाली क्लास में भी बताया हुआ है अभी। तो ये कहाँ हुआ था? बाली। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया। दो 2022 में जो हो चुका है, नवंबर 2022 में हुआ, उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। किसकी? G20 शिखर सम्मेलन की। अब लेकिन जो 2023 में आयोजित होगा वो कहाँ होगा? दिल्ली में, भारत में, नई दिल्ली में। और उसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो मैं बता चुका हूँ आपको। इसकी क्या है? G20 2022 शिखर सम्मेलन। अच्छा, ये मैं सुजस में बता चुका हूँ, इसमें तो शायद अभी नहीं आया है। 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, कहाँ होगा? ये नई दिल्ली, भारत में होगा। और इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, डिटेल में इसको बताया है सुजस वाली क्लास में कि पूरा G20 जो शेरपा सम्मेलन है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शेरपा सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में अंतर क्या है, सारी बातें। 17वां G20 शिखर सम्मेलन, ये वाला 17वां था। इसकी थीम क्या थी? कहाँ आयोजित हुआ? 18वां, ये वाला 18वां होगा जो भारत में होगा। अध्यक्ष इसका कौन है, शेरपा कौन है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो सुजस वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। इसकी थीम क्या थी? कमिटेड, डिलीवर। एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट लाइसेंस समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए गए? ऑप्शन है आपके सौर ऊर्जा, चिकित्सा, माइंस एंड मिनरल्स और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। कुछ लोगों ने ये पूछा है एमओयू क्या होता है, साथ ही एलओआई क्या होता है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एलओआई मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। दोनों का अगर सामान्य भाषा में बात करें तो एक ही मतलब है, लगभग एक ही मतलब है, वो है समझौता पत्र। क्योंकि अगर आप इसकी कानूनी गहराइयों में ना जाएं कि एमओयू और एलओआई में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर सामान्य भाषा में समझें, इसका मतलब है समझौता पत्र। मतलब कोई भी दो पार्टी, जिसमें हो सकता है एक राज्य सरकार हो, एक कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के बीच में किसी व्यापार को लेकर या किसी और उद्देश्य को लेकर आपस में कुछ शर्तें डिसाइड की जाती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या कितने टाइम तक हम इस समझौते में बंधे हुए हैं, हमारी कंडीशंस क्या क्या होंगी, अगर कोई उनको पूरा नहीं करता है तो न्यायालय में जाया जा सकता है। इस तरह की सारी कंडीशन इन दोनों में लिखी हुई होती हैं। एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा, एक ऐसा लेटर, एक ऐसा पत्र जिसमें हमारा जो इरादा है, हम जो बिजनेस करने वाले हैं या जो भी काम करने वाले हैं, उसका इरादा क्या है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी वो समझौता पत्र, कहने का मतलब सामान्य भाषा में यही है कि दोनों के बीच में एक कागज़ पे साइन कराए जाते हैं, यानी कि एक समझौता पत्र बनाया जाता है। अब ये पूछा गया है कि बहुत सारे क्षेत्र यहाँ आए, कहाँ? इन्वेस्ट लाइसेंस समिट 2022 में। कोई कंपनी आई, वो सोलर एनर्जी से संबंधित कुछ बनाती है, कोई चिकित्सा संबंधी कोई उपकरण बनाती है, कोई खनन विभाग से संबंधित है, कोई पेट्रोकेमिकल से संबंधित है। तो अलग अलग क्षेत्र में उन कंपनियों ने निवेश किया। अब आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश आया और सबसे ज़्यादा एमओयू यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किए गए। इसका उत्तर है सौर ऊर्जा। कुल लगभग इस पूरे इन्वेस्ट लाइसेंस समिट 2022 में कुल लगभग 10.44 लाख करोड़, कुल इतने रुपए का क्या आया, लगभग निवेश आया, कुल निवेश। इसका 50% से भी ज़्यादा, मोर देन 50% जो आया वो किस में आया? सौर ऊर्जा में। और ये इसी क्रम में ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा आया वो सौर ऊर्जा में था, दूसरा आया वो चिकित्सा के क्षेत्र में था, तीसरा आया वो माइंस एंड मिनरल्स के क्षेत्र में था, और चौथा आया जो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में निवेश आया। मैं जो कह रहा हूँ आया, इस आय का मतलब क्या है? निवेश किस में आया या एमओयू किस में कितने हस्ताक्षरित हुए, उसके आधार पर ही ये इनका क्रम है। तो सबसे ज़्यादा किस में आया? ये है सौर ऊर्जा। याद रखना है आपको, ये जरूर पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आया निवेश? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन इनमें से कौन से स्थान पर किया गया? इंडिया स्टोन मार्ट 2022 है क्या? ये स्टोन मार्ट से आपको समझ में आता है कि पत्थर के काम से रिलेटेड कोई प्रदर्शनी है। स्टोन मतलब पत्थर और मार्ट मतलब एक तरह का बाजार, आप समझ सकते हैं, कुछ प्रदर्शनी। अब ये कैसी प्रदर्शनी है? ये स्टोन के काम को लेकर एशिया की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टोन प्रदर्शनी है। कौन सी? इंडिया स्टोन मार्ट। इस बार इसका 11वां संस्करण यानी कि 11th एडिशन ये आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो वहीं सीतापुरा, जयपुर में। तो इसका उत्तर क्या हुआ? जयपुर। अच्छा, एक चीज़ और, आयोजन कब हुआ इसका? तो आयोजन हुआ 10 से लेकर और 13 नवंबर, 10 से 13 नवंबर 2022 तब इसका आयोजन किया गया। अब ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आप सुजस वाली क्लास ले रहे होंगे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी होंगी। जैसे स्टोन मार्ट पे हमने 2-3 दिन क्लास की थी, पहले इन्वेस्ट लाइसेंस समिट 7-8 अक्टूबर हमने कई दिन क्लास की थी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कल, कि अब जो नई नई चीज़ें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले ना पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, एक तरह से आपका रिविजन होगा।
मार्च 2023 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस देखें आप एक बार, क्वेश्चन पढ़ें। पहली बात तो ये, इसका आयोजन कौन करेगा? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसका आयोजन करेगा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया जाएगा। कब? 2023 में, मार्च 2023 यहाँ दिया हुआ है। इसमें भी अगर डेट है तो कौन सी है? 11 मार्च को स्टार्ट होगा, 11 से 13 मार्च तक ये चलेगा, 11 से 13 मार्च 2023 तक। और पूछा गया है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका उत्तर है जोधपुर। दरअसल इसके बारे में घोषणा की गई थी कब? जब राज्य का बजट आया 2022-23 वाला, और राज्य बजट में ये घोषणा की गई कि राजस्थान में एक ऐसा आयोजन किया जाएगा जिसमें राजस्थान में इंटरनेशनल एक्सपो यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वार्षिक तौर पर एक आयोजन किया जाएगा। अब इसको नाम दिया गया है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। पहले इसका नाम डिसाइड नहीं था, कब? जब बजट में आई। बजट में केवल एक बात बताई गई कि इस तरह का एक ऐसा प्रोग्राम कुछ हम डिजाइन कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल एक्सपोज का नाम दिया गया, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका आयोजन करेगी। और कहाँ आयोजित होगा? जोधपुर में। और कब होगा? तो 11 से 13 मार्च 2023 इसमें ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, चेस इन स्कूल। अब ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये शुरू किस दिन किया? ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई है 19 नवंबर 2022, इसलिए हम अक्टूबर नवंबर वाले करंट में पढ़ रहे हैं। लेकिन 19 नवंबर वाले दिन भी हमने पढ़ा था, कब? जब सुजस में पढ़ रहे थे। अच्छा, आप में से किसी ने ये भी पूछा है कि अब तो पेपर छप गया होगा सेकंड ग्रेड वाला, तो आप पढ़ें क्या नहीं पढ़े? पेपर छप गया होगा, मान लेते हैं, अगर हम मान भी लेते हैं छप गया होगा, तो आज डेट क्या है? 9 या 10 दिसंबर। तो हम तो अभी अक्टूबर और नवंबर वाला पढ़ रहे हैं। डेट भले ही आज दिसंबर है, अगर आज छपा है पेपर तो उसमें अक्टूबर नवंबर वाली चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी, इसलिए आपको ये पढ़ना है। तो चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? माह के पहले शनिवार को, माह के तीसरे शनिवार को, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को, माह के प्रत्येक मंगलवार को। इसका उत्तर है माह के तीसरे शनिवार को। हर महीने के तीसरे शनिवार को स्कूल में एक चेस प्रतियोगिता यानी कि शतरंज का आयोजन किया जाएगा, शतरंज प्रतियोगिता। शुभारंभ कब से हुआ पूरे राज्य में? तो 19 नवंबर 2022 को। शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन है शिक्षा मंत्री? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं मंत्री का नाम, तो शिक्षा मंत्री हैं बी.डी. कल्ला। क्योंकि जब उद्योग मंत्री पूछ सकते हैं तो शिक्षा मंत्री भी पूछे जा सकते हैं। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को शतरंज खिलाना ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। और ये प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को आयोजित होगा। अच्छा, स्कूलों में हर शनिवार को क्या होता है? हर शनिवार को भी एक त्यौहार होता है, त्यौहार नहीं सॉरी, एक प्रोग्राम होता है। कौन सा? जिसको बोलते हैं नो बैग डे, यानी कि उस दिन बच्चों को बैग नहीं लाना होता। तो शनिवार को नो बैग डे तो होगा ही। उसी नो बैग डे के दिन एक दिन हर शनिवार के मतलब हर महीने के तीसरे शनिवार को किसका आयोजन होगा? चेस इन स्कूल। एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को। इस दिन भी कुछ होता है स्कूलों में, और क्या होता है? इस दिन होती है, अभी एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कब शुरू की गई थी? 29 नवंबर। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। किसी ने कमेंट में ये भी पूछा कि जो बुकलेट है उसमें 23 जून लिखा हुआ है, तो जब मैंने लिखा हुआ था तो उसका भी रीज़न बताया था। उसका कारण ये है, 23 जून को जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अब शुरू की जाएगी। तो तब से मान लिया गया शायद 23 जून से शुरू की जाएगी, लेकिन वो शुरू नहीं की गई। उसकी ऑफिशियल डेट क्या है? 29 नवंबर। किसकी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की। तो इस दिन विद्यालयों में यानी कि
हर मंगलवार और शुक्रवार को क्या दूध बच्चों को वितरित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml। और योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसी दिन एक और योजना शुरू की गई, यानी कि 29 नवंबर 2022 को, और उस योजना का नाम क्या है? निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो 29 नवंबर को दो योजना शुरू की गई, एक तो ये हो गई, यही लिख देता हूँ मैं, 29 नवंबर, और दूसरी कौन सी शुरू की गई? दूसरी थी मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। एक तो बाल गोपाल योजना, दूसरी निशुल्क यूनिफॉर्म। दोनों योजना एक ही दिन यानी कि 29 नवंबर को शुरू की गई। क्लियर? सारी चीज़ें समझ में आई। चैस इन स्कूल किस दिन होगा? हर महीने के तीसरे शनिवार को। लेकिन महीने के हर शनिवार को क्या होता है? नो बैग डे। और स्कूलों में मंगलवार और शुक्रवार को क्या होता है? निःशुल्क दूध वितरण। इस दूध में भी कक्षा 1 से 5 तक 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक 200 ml पाउडर मिल्क वितरित किया जाएगा। यानी कि पाउडर मिल्क को फिर पानी में मिला के जो दूध बना के दिया जाएगा, तो 150 ml और 200 ml। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आयोजित जहां एक खुसरो यानी कि खुसरो का जहां, खुसरो की दुनिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर या जयपुर। तो खुसरो अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, सूफी संत भी थे या सूफी कवि भी कह सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का संबंध भी किससे है? सूफी संगीत। तो सूफी संगीत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? अल्बर्ट हॉल। कहाँ है अल्बर्ट हॉल? जयपुर। क्या हुआ उत्तर इसका? जयपुर। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजन हुआ। कौन सा? जहां एक खुसरो। एक और चीज कब हुआ? तो 19, 20, 2 दिन नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालिका चेतना जागृति अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया? राजसमंद, जालौर, बीकानेर या डूंगरपुर। अभियान का नाम क्या है? बालिका चेतना जागृति अभियान। यानी कि बालिकाओं में किसी चेतना की जागृति की बात हो रही है, और ये किस चेतना की जागृति की बात की जा रही है? तो स्कूल की बालिकाओं को माहवारी और उसमें स्वच्छता से संबंधित जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और कहाँ से शुरू किया गया? जालौर का जो स्थानीय प्रशासन है एक तो वो, इसके साथ और कौन होगा इसमें संबंधित? तो महिला निदेशालय राजस्थान सरकार का, और इसके साथ कौन है? तो RD फाउंडेशन। इन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से ये प्रोग्राम संचालित होगा। कौन तीनों? जालौर प्रशासन, महिला निदेशालय और RD फाउंडेशन। प्रोग्राम का नाम क्या है? बालिका चेतना जागृति अभियान। किससे संबंधित है? माहवारी और स्वच्छता से संबंधित, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो हाइजीन कंडीशन है उनको समझाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, बाल आयोग आपके द्वारा अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया गया? क्या है प्रोग्राम? बाल आयोग आपके द्वारा। उदयपुर, करौली, अलवर या जयपुर। ये उदयपुर के कोटड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये अभियान शुरू किया गया। कोटला महोत्सव भी पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो। आदि महोत्सव या कोटला महोत्सव, उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वहीं है उदयपुर के कोटला में ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम, और दूसरा क्या? बाल
तस्करी, इनको रोकना, यानी कि इनके खिलाफ एक जागरूकता पैदा करना समाज में। और कहाँ? जनजातीय क्षेत्रों में। तो जनजातियाँ किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ एक प्रोग्राम शुरू किया गया उदयपुर के कोटला से। नाम क्या है? बाल आयोग आपके द्वार अभियान। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 किस तिथि से लागू की गई? 2 अक्टूबर 2022, 1 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 और 7 अक्टूबर 2022। पहले तो पॉलिसी क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। इसका मतलब है, इस पॉलिसी का मतलब क्या है कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको प्रमोट किया जाए। इनको प्रमोट क्यों किया जाए? ताकि बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं वो ज़्यादा होंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल वाले वाहन हैं उनकी संख्या में कमी लाना, ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई और ये पॉलिसी अगले 5 सालों के लिए रहेगी। किस दिन जारी की गई? तो जारी की गई 1 सितंबर 2022। बाकी भी इसमें 3-4 डेट हैं जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको याद आ जाएगा कौन सी चीज़ क्या क्या है। जैसे 17 सितंबर 2022, ये ऑप्शन ऐसे इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपको हाथों हाथ ये याद भी होते जाएं। 17 सितंबर 2022 को 2 नीतियां जारी की गई। एक तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति और दूसरा एमएसएमई नीति। सात अक्टूबर 2022, इस दिन क्या हुआ था? शुरू हुआ था 7 और 8, 2 दिन, यानी कि 7 और 8 अक्टूबर। सात और 8 अक्टूबर को क्या? इन्वेस्ट राजस्थान समिट। और 2 अक्टूबर तो आपको पता ही होगा, इस दिन क्या हुआ था? गोवा में सत्संग था। 3 अक्टूबर को पाव भाजी खाई थी किसने? विजय और उसकी फैमिली ने। आगे बढ़ते हैं। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी कि REVP 2022 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु वर्तमान में किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या फिर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम? वही पॉलिसी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। इसमें ये भी एक क्लॉज है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वो तब तक अप्रासंगिक हैं, यानी कि इररिलेवेंट है, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन वाहनों की या तो बैटरी बहुत पावरफुल ना हो, यानी कि वो बहुत टाइम तक उनको चला सके, या फिर चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे ना हो। तो जब तक बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इनके लिए एक नोडल निकाय बनाया गया, और वो नोडल निकाय कौन सा होगा? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर, अजमेर, ये बाकी की 3 डिस्कॉम है, बाकी ये तीनों ही डिस्कॉम कंपनी है राजस्थान की। इनमें से किसको बनाया गया है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो यहाँ समाप्त होते हैं आज के क्वेश्चंस। अब एक बार कल के जो क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन क्या था? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब जारी की गई? तो 7 अक्टूबर, 17 सितंबर, 20 अगस्त या 31 मार्च। अच्छा, आज के क्वेश्चन में भी 7 अक्टूबर आई थी डेट ये, तो 7 और 8 अक्टूबर को आपको ये भी याद रखना है, इस 2 दिन हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान समिट। और इसी इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान 7 अक्टूबर को क्या जारी किया गया था? 7 अक्टूबर को जारी किया गया था ये पॉलिसी, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। रिप्स 2022 कब जारी की गई? 7 अक्टूबर 2022 को। 17 सितंबर को हस्तशिल्प नीति, यहाँ भी लिखा हुआ है, और एमएसएमई नीति। 20 अगस्त को RCT राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि 19 और 20 अगस्त को जो राजस्थान डिजीफेस्ट हुआ उसके तहत ये इसकी स्थापना, उद्घाटन किया गया।
और यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी है कब तक प्रभावी रहेगी, कौन सी पॉलिसी, रिप्स 2022 ये रहेगी 31 मार्च 2027 तक। रिप्स 2022 के 3 आधार स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो इसमें ऊर्जा संरक्षण शामिल नहीं है। रिप्स में 3 शामिल है, कौन कौन से? आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिप्स 2022 के उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है? बाकी तीनों चीजें सही थी, यानी कि 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देना या सनराइज क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करना, संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। यहाँ 25 नहीं 15% तक क्या विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है दोनों को 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। तो यहाँ 15 सही होता, यहाँ लिखा हुआ है 25, इसलिए यही इसका आंसर है। यहाँ एक शब्द आया था सनराइज क्षेत्र, तो मैंने आपको बताया था सनराइज का मतलब क्या होता है, सूर्योदय। अर्थव्यवस्था में सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो अभी नए शुरू हुए हैं और उनमें संभावना बहुत ज़्यादा है विस्तार की, यानी कि एक तरह से उनमें इमर्जिंग सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, यानी कि नए उभरते हुए जो क्षेत्र हैं, संभावनाएं जिनमें बहुत ज़्यादा हैं, अपार संभावना, जैसे कि ग्रीन एनर्जी वाले जितने भी क्षेत्र हैं, हाइड्रोजन एनर्जी वाले, या जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे यूज आने वाली है, या जो नई जनरेशन के जो उनका जो टेक्नोलॉजी जनरेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन उनमें है। जनरेशन से मतलब मैंने ये भी बताया था यहाँ मानव जनरेशन नहीं, कि ऐसा नहीं कि नई जनरेशन मतलब बच्चों, जो नए बच्चे हैं या जो युवा हैं उनसे मतलब नहीं, इसका मतलब ये था टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन, जैसे कि 1G 2G 3G 4G, अब हम आ गए हैं 5G पर। इस तरह से उद्योगों में भी जो नई जनरेशन के उद्योग हैं उनको कहा जाएगा सनराइज क्षेत्र। अच्छा, यहाँ मैंने यही बताया था, सनराइज से मुझे वहाँ ये याद आया था कि किसी ने पूछा था स्टार्टअप के बाद ये पूछा था कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो मैंने बताया था कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई हो, $1 बिलियन। यहाँ बिलियन और मिलियन मैंने लिखा हुआ है। रिप्स 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में कुल कितनी छूट दी जाएगी? 25%, 50%, 75 या 100? तो इसमें कुल छूट दी जाएगी 100%। इसको दो तरह से दिया जाएगा। कंपनी के प्रारंभ में 75% और बाकी का जो 25% है वो कब दिया जाएगा? जब कंपनी अपना वाणिज्यिक उत्पादन यानी कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो प्रारंभ कर देगी। उसके बाद 25% जो राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से उसका पुनर्भरण किया जाएगा, यानी कि एक बार तो उनको खुद ही देना होगा, बाद में पुनर्भरण हो जाएगा। राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत BPL SC ST वर्ग के पशुपालकों को बीमा राशि का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना होगा? तो इसमें मैंने बताया था, ये ध्यान रखना है आपको, क्या पूछा गया है, पशुपालकों को कितना देना है या सरकार द्वारा अनुदान कितना दिया जाएगा? तो पशुपालकों को खुद तो भरना होगा 30%, लेकिन सरकार द्वारा इनको अनुदान कितना मिलेगा? 70%। कौन सी कैटेगरी में? यदि वो आते हैं BPL SC और ST वर्ग में। यदि सामान्य वर्ग में है तब सरकार भी 50% अनुदान देगी और बचा हुआ खुद 50% सामान्य वर्ग वालों को खुद भरना होगा। ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकार ने अपने यहाँ अक्टूबर 2022 से शुरू की है। केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल हैं। एक योजना होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार शामिल होती है, यानी खर्चा से लेकर प्लानिंग से लेकर सब कुछ केंद्र सरकार उठाती है। फिर तीसरी रह जाती है राज्य सरकार की योजना है, जिसमें पूरा खर्चा, प्लानिंग वगैरह सब, या मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन सब राज्य सरकार का होता है। केंद्र प्रायोजित यानी कि केंद्र और राज्य जिसमें दोनों शामिल होते हैं, जैसे कि मनरेगा योजना जो मैंने बताया भी था आपको, मनरेगा मेट, जिसमें आप अभी भी कंफ्यूज होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ। मनरेगा मेट में अर्धकुशल श्रमिक कितने हैं, उनकी रेट मतलब उनका जो दैनिक भत्ता है 240, और राज्य सरकार द्वारा जो अर्धकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी है वो है 271। आगे बढ़ते हैं। बीमित पशु की मृत्यु होने पर राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा क्लेम के तौर पर दी जा सकती है? तो इसका उत्तर है, इस योजना के तहत अधिकतम 50,000 रुपये बीमित राशि बीमा क्लेम के तहत दी जा सकती है। अब पहले बात यह है कि किसी भी पशु का अगर बीमा किया जाएगा या किसी भी वस्तु का जब बीमा किया जाता है, चाहे आपका वाहन हो या कोई और ऐसी चीज़ हो, मोटरसाइकिल या कार हो या कोई भी चीज़ हो, मोबाइल भी हो, अगर किसी चीज़ का बीमा किया जाता है तो पहले उसकी बीमा कंपनी जो है पहले उसकी एक कीमत का आकलन करती है कि असल में इसकी कीमत कितनी है। ऐसे भी पशुओं के संदर्भ में भी पहले उस पशु की कीमत का आकलन किया जाता है।
अगर गाय है, भैंस है या भारवाहक पशु हैं जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, या छोटे पशु हैं जैसे कि भेड़, बकरी और सूअर, तो पहले उस पशु की कीमत का आकलन किया जाएगा। और आकलन किस आधार पर किया जाएगा? अब गाय है अगर, तो इसमें किसी ने ये पूछा मुझसे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3,000 रुपये प्रति लीटर, समझ में नहीं आया कैसे। गाय की कीमत को आकलित कैसे किया जाएगा? तो वो कितना दूध देती है। अगर वो 2 लीटर दूध देती है मान लेते हैं, तो 1 लीटर दूध के आधार पर उसका आकलन यानी कि 3,000 रुपये प्रति लीटर, तो 6,000 रुपये उस गाय की कीमत आकलित की जाएगी। इस तरह से केवल सिंपल सा गणित है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भैंस है तो 4,000 रुपये प्रति लीटर उसके दूध के हिसाब पर भैंस की कीमत का आकलन किया जाएगा। मान लेते हैं कोई भैंस 10 लीटर दूध देती है पूरे दिन में, सुबह शाम सब मिला के 10 लीटर दूध देती है, तो 1 लीटर दूध की कीमत उसकी 4,000 रुपये प्रति लीटर आंक के, मतलब उसकी भैंस की कीमत मानी जाएगी 40,000 अधिकतम। फिर 40,000 की वो प्रॉपर्टी हुई, फिर उसके आधार पर उसका बीमा किया जाएगा। तो पशु की कीमत कैसे आकलित की जाएगी? या तो 3,000 रुपये प्रति लीटर दूध गाय, या फिर उसकी कीमत होगी अधिकतम 40,000 रुपये। अगर मान लो कोई गाय इतना दूध देती है कि 3,000 से अगर करते जाएं 3,000 रुपये प्रति लीटर, तो उसकी कीमत 40,000 से ज़्यादा हो जाएगी, तब उसको अधिकतम 40,000 ही माना जाएगा। या भैंस की कीमत अधिकतम कितनी होगी? तो 50,000। भारवाहक पशु हैं जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, उनकी कीमत अधिकतम कितनी होगी? 50,000। और छोटे पशु हैं जैसे कि भेड़, बकरी और सूअर, उनकी अधिकतम कीमत कितनी होगी? 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इस योजना के संबंध में असत्य कथन क्या था? कि ये योजना कृषि कार्यों के लिए नहीं बल्कि अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। यह योजना अक्टूबर 2022 से शुरू हुई, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है और ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से रह रहे परिवार इसके तहत पात्र होंगे। कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा सकने वाली अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कितनी है? तो इसमें कई क्लास में डिवाइड है, यानी कि 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी। तो कौन सी क्लास में छात्रा है उसी के हिसाब से उसको राशि दी जाएगी। तो अधिकतम दी जाने वाली राशि है पीएचडी में, और पीएचडी में दी जाने वाली कितनी है? 15,000। अगर 11th या 12th में है छात्रा तो उसको कितने मिलेंगे? 5,000। अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तब उनको मिलेंगे 12,000। और इस चीज़ को मैंने आपको करेक्ट करने को बोला था क्योंकि सुजस वाली क्लास में ये गया हुआ है, क्योंकि उस दिन सुजस में यही आया था। अब इसमें आप करेक्ट कर लें, अगर 11th 12th की छात्रा है तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष, और अगर स्नातक और स्नातकोत्तर है तो 12,000 रुपये, और पीएचडी है तो 15,000 रुपये, और वो भी अधिकतम 3 साल तक। अगला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन इसमें गलत है, यानी कि यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। और न्यूनतम आयु इसमें होती है 18 वर्ष। उस उम्र की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला इसके तहत पात्र है। अधिकतम वार्षिक आय उसकी 48,000 रुपये होनी चाहिए। और इसमें जो न्यूनतम पेंशन मिलती है वो 500 रुपये से लेकर अधिकतम पेंशन जो मिलती है वो 1,500 रुपये मासिक। लास्ट प्रश्न था कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए लाई जा रही कौन सी योजना एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का कितना ऋण माफ किया जाएगा? तो इनका 50% ऋण माफ किया जाएगा, यानी कि एक साथ एक मुश्त अगर वो 50% राशि दे देते हैं जिन्होंने उतना कर्जा लिया था, तो बाकी का जो 50% है वो माफ कर दिया जाएगा। और ये लास्ट में वार्षिकांक, यानी कि यहाँ समाप्त होती है हमारी आज की क्लास। अब इस क्लास में यानी कि जो अक्टूबर और नवंबर वाला कंटेंट है उसमें हमने योजनाएं 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं, अभी 1 दिन इसमें शायद और रहेगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल, घटनाएं, वो शुरू करेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।